Welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. Here we are going to introduce unit number 1 of organic chemistry which belongs to BSc 5th semester Nagpur University, and that unit number 1 consists of two parts, and first is nitro compounds and second is B part मतलब second lesson, and that is amines. So first of all we have to discuss about what do you mean by nitro compounds कि nitro compounds क्या होते हैं. So as a name suggests, nitro group should be present, NO2 group should be present as a functional group. फंक्शनल ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट रहेगा. फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हो. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, ये जो नाइट्रो ग्रुप जो होता है, NO2 जो ग्रुप होता है, ये एम्बिडेंट ग्रुप कहलाता है. एम्बिडेंट ग्रुप, और एम्बिडेंट ग्रुप का मतलब कि ऐसा ग्रुप जो एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे ग्रुप जिनमें दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक से ज़्यादा एटम अवेलेबल रहेंगे, बट एट अ टाइम इट कैन लिंक विथ ओनली वन एटम. एम्बिडेंट ग्रुप, अब मैं दो फॉर्म में यदि लिखता हूँ, NO2 को लिखने का तरीका ON डबल बॉन्ड O, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री है. ऑक्सीजन यदि कोई कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, इफ ऑक्सीजन ऑफ NO2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, so this group is called as a nitrite group. And if here the bond formation is carried out with the help of oxygen, but if the bond formation is carried out with the help of नाइट्रोजन एटम, देन इट इज कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप. तो ये दो तरीके से, मतलब NO2 ग्रुप ये एम्बिडेंट ग्रुप इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें डोनर एटम, बॉन्ड बनाने वाले एटम एक से ज़्यादा है, लेकिन एक समय एक ही एटम को इन्वॉल्व करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में. सो यदि इस ऑक्सीजन को आप अटैच कर देते हो R, सो ये बन जाएगा RON डबल बॉन्ड O, and these compounds are called as nitrite compounds. R में भी alkyl group और R में भी aryl group aromatic रह सकते हैं, या फिर R aliphatic रह सकते हैं alkyl group. नाइट्रो ग्रुप, यदि N of nitro group if involved in bond formation with the carbon of alkyl or aryl group, then such type of compounds are called as nitro compounds. अब सर ये नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट ग्रुप में डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि नाइट्राइट ग्रुप के अगर तरफ चलते हो या नाइट्रो ग्रुप के तरफ अगर चलते हो, तो नाइट्रो ग्रुप के तरफ मैं चल रहा हूँ, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दूसरा तरीका, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर से बॉन्ड जब बनाएगा तो नाइट्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर मिली है, ऑक्सीजन बन जाएगा निगेटिव चार्ज. सर दिस इज नाइट्रो ग्रुप. जबकि नाइट्राइट ग्रुप की तरफ चलता हूं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन विल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ दिस इज नाइट्राइट ग्रुप. सो रिमेंबर दैट नाइट्राइट ग्रुप रहने वाले नाइट्राइट कंपाउंड्स ये लेस स्टेबल होते हैं, जबकि NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड ये आपको मोर स्टेबल दिखते हैं. आंसर इज हियर कि क्यों ऐसे होता है, व्हाई नाइट्रो कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नाइट्राइट कंपाउंड्स. सो आंसर इज हियर. यहां पर आप एक देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है. नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरीज निगेटिव चार्ज, एंड रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फ्री टू अटैच विथ कार्बन ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप. नाउ हियर इफ यू सी केयरफुली, द निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है.
सो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, इसके बीच में आपको एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड दिखता है। हम कहेंगे निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड है मतलब रेजोनेंस होगा, निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड से निगेटिव चार्ज बनेगा। एंड नाउ द ग्रुप वी गेट लाइक दिस NO, now this oxygen will carry negative charge, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, और ये ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से फिर से वही होगा, निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और इसका अगर आप कॉम्बिनेशन यदि ड्रॉ करते हो, मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर यदि आप ड्रॉ करना चाहते हो, सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है दोनों स्ट्रक्चर में, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कभी नीचे वाले ऑक्सीजन पर रहता है, तो निगेटिव चार्ज कभी ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर एक जगह पर ठहरा नहीं, इसलिए पार्शियल निगेटिव। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कभी यहाँ डबल बॉन्ड रहता है, तो यहाँ कभी डबल बॉन्ड, तो यहाँ मैंने हाइब्रिड बॉन्ड ड्रॉ किया है। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर nitro group present in a nitro compound, and that's why nitro compounds are more stable as compared to the nitrite compounds. So we don't want to go towards the nitrite compound, मुझे nitrite compound के तरफ नहीं चलना है। दूसरी बात, इनमें और डिफरेंसेस क्या है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस तो बता दिया मैंने, सर ये लेस स्टेबल रहता है, ये मोर स्टेबल है, यहाँ कोई रेजोनेंस के चांसेस नहीं, यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल दिखते हैं। सो नाइट्रो कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल दैन नाइट्राइट कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड कब कहोगे? जब नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द कार्बन ऑफ एनी अल्किल और अरिल ग्रुप, whereas when oxygen is involved in bond formation with the carbon of alkyl or aryl group, so then we get nitrite compound. Nitrite compounds are less stable, whereas nitro compounds are more stable. Answer is here, due to resonance stabilization, nitro group is more stabilized, and that's why nitro compounds are also more stable. उसके बाद में सर ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से सर इनका डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा। सो ड्यू टू मोर डायपोल इंटरेक्शन, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो डायपोल टाइप का है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को नाइट्रो कंपाउंड्स का नाइट्राइट कंपाउंड के तुलना में आपको ज़्यादा दिखता है डायपोल इंटरेक्शन की वजह से। उसके बाद यदि हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का यदि हम रिडक्शन करते हैं टीन और HCl की मदद से, और यदि मैं नाइट्राइट कंपाउंड का रिडक्शन करता हूँ टीन और HCl की मदद से, तो सर अब आप लोगों को किस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे? सो आपको नाइट्रो कंपाउंड का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है, प्राइमरी अमाइन जहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ अटैच, whereas nitrite compound on reduction with tin and HCl it gives alcohol where OH is attached with aliphatic carbon. So this is some basic difference between nitro compounds and nitrite compound. Remember that we don't want to go towards nitrite compounds, we are interested in nitro compounds. तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है कार्बन के साथ में, कार्बन चाहे वो एलिफेटिक ग्रुप का हो मतलब बेंजीन रिंग वाला नहीं, या एरोमेटिक रिंग का हो मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ। सो नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में बात करना है। नाइट्रो कंपाउंड्स की यदि आप बात करते हो तो ये नाइट्रो ग्रुप, अब ये R क्या है? अगर ये R एलिफेटिक ग्रुप है तो आप कहोगे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। यदि ये R एरोमेटिक ग्रुप है लाइक बेंजीन, सो देन यू विल कॉल
it as aromatic nitro compounds. So nitro compounds are the organic compounds in which nitro group is attached with carbon of aliphatic or aromatic system. So these are called as nitro compounds. Now depending upon what is the R, so these nitro compounds are classified into two type. दो टाइप में उसको डिवाइड करेंगे. यदि ये R एलिफेटिक कार्बन है, so these are represented as RNO. So these are nitro aliphatic nitro compounds. एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. एलिफेटिक का मतलब है सर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो ग्रुप बनता है, जबकि अगर आर के जगह पर आप एरोमेटिक ग्रुप लगाते हो, ए आर से रिप्रेजेंट करो, सो ए आर एन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, तो ये हो गया एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. Sir, these are also called as nitroalkanes and these are also called as nitroarenes. So let's move towards the examples of nitroalkane and nitroarenes. So ये हो गया पहला टाइप नाइट्रोअल्केन्स, ये हो गया सेकेंड टाइप नाइट्रोअरीन्स. एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं और यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उनके डिफरेंसेस का. सो यदि इफ आई कंसिडर हियर वन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन एंड दैट इज नथिंग बट द मीथेन. सो मीथेन दिस इज एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन. सैचुरेटेड मतलब कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. सो दिस इज द मेंबर ऑफ अल्केन हुज नेम इज मीथेन. एंड इफ ये जो आपने अल्केन लिए हो जिसका पर्टिकुलर कुछ तो नाम है, मीथेन है, आप 2 कार्बन ले सकते हैं, आप 3 कार्बन ले सकते हो. एंड इफ यू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय द सेम नंबर of nitro group, then it is called as nitroalkane. So अल्केन का हाइड्रोजन निकालकर आप NO2 लगाते हो तो आपको मिलते हैं नाइट्रोअल्केन्स. सो नाइट्रोअल्केन की डेफिनेशन बन जाएगी. मुझे इस लेसन में 2 पार्ट पढ़ना है. एक तो मुझे पढ़ना है नाइट्रोअल्केन्स और दूसरा पढ़ना है नाइट्रोअरीन्स. सो नाइट्रोअल्केन और नाइट्रोअरीन these are the types of nitro compounds. नाइट्रोअल्केन क्या कहोगे कि when nitro group is attached to the aliphatic carbon is called as nitroalkane. या फिर दूसरी डेफिनेशन the organic compounds which are obtained by the replacement of one hydrogen of alkane by one nitro group, then that compound is called as nitroalkane and they are represented by RNO2. So ये एक कार्बन वाला आपने अल्केन लिए जिसका नाम था मीथेन, तो अब इसका नाम बनेगा नाइट्रो. अल्केन के जगह पर लिखना पड़ेगा मुझे मीथेन. सो दिस इज द पर्टिकुलर नेम. नाइट्रोअरीन्स के तरफ अगर चलता हूं तो अरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन लाइक कैरेक्टर्स, बेंजीन लाइक रिंग यहां पर कह रहा हूं. एंड इट इज अंडरस्टूड हियर द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट with carbon atom which are present at the 6 corners of regular hexagon. So this is arene, aromatic hydrocarbon. Hydrocarbon का मतलब होता है the compound containing only carbon and hydrogen. And if I replace one of the hydrogen of these arene by the nitro group, then we will get the compound like this. And here hydrogen is replaced by NO2. So arene का हाइड्रोजन निकाल कर आपने लगा दिए NO2. So नाइट्रोअरीन कहोगे. ये अरीन का पर्टिकुलर नाम है बेंजीन. तो सर ये कंपाउंड का भी पर्टिकुलर नाम रहेगा नाइट्रोबेंजीन. तो ये मतलब हुआ नाइट्रोअल्केन्स का या नाइट्रोअरीन्स का. सो इन नाइट्रोअरीन्स नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द एरोमेटिक कार्बन
of aromatic ring, whereas in nitroalkane, nitro group is attached with एलिफेटिक कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम। या दूसरी डेफिनेशन भी ऐसे लिखूंगा मैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ one hydrogen of alkane by one nitro group, then we get nitroalkane, nitroarenes, the organic compounds which are obtained by the replacement of one or more hydrogen atom of aromatic ring by the same number of nitro group are called as nitroarenes, arenes aromatic hydrocarbon। so यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े कि नाइट्रो कंपाउंड्स और नाइट्राइड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, नाइट्रो कंपाउंड्स की डेफिनेशन और उसके दो टाइप कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं। नाउ मुझे इस लेसन को दो पार्ट में डिवाइड करना है फॉर आर कन्वीनियंस। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दो टॉपिक में इसको डिवाइड करता हूं मैं। सो पहला जो टॉपिक रहेगा उसको मैं नाम दूंगा नाइट्रो अल्केन्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन बताया कि नाइट्रोअल्केन्स दीज आर द नाइट्रो कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ one hydrogen atom of alkane by one nitro group are called as nitroalkanes. They are also called as aliphatic nitro compounds. So aliphatic nitro compounds आप लोग कह रहे हो। So general representation alkane का RH, where R is carbon containing organic group, and if I replace one of the hydrogen by one nitro group, so we will get the compound like this RNO2, and that is nothing but the alkane। अल्केन से मिला नाइट्रोअल्केन और ये था आप लोगों का अल्केन। तो ये डेफिनेशन हम लोग फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड विथ the carbon of aliphatic system are called as nitroalkane, or the organic compounds which are obtained by the replacement of one hydrogen atom of alkane by one nitro group are called as nitroalkanes। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अगर देखता हूं मैं, एक कार्बन R के जगह पर आपको बस कार्बन चेंज करना है, एक कार्बन हाइड्रोजन, H जैसे के वैसे R के जगह पर एक कार्बन और बचे हुए क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। कार्बन के जब तक 4 बॉन्ड नहीं बनते तब तक आप हाइड्रोजन लगाते हो, एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, नेम मीथेन। सर R के जगह पर आप 2 कार्बन लिख दो, 2 कार्बन, H जैसे के वैसे ही रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन शुड बी satisfied by hydrogen, and now we are getting here the compound, and that is ethane। So all the hydrogens are equivalent because the carbon is primary, because this carbon is not attached to any other carbon. So this carbon is primary and all the hydrogen atoms are attached to the same carbon, primary carbon. It means all the hydrogens are present in the same chemical environment. All the hydrogens are equivalent. You can replace any one of the hydrogen. So कोई भी एक hydrogen replace करो, and by replacing one of the hydrogen of methane by nitro group, we will get the compound like, so name is initiated by nitro and the parent compound was methane, so the name of this compound will be nitromethane। गलती से भी उसको मिथिल नाइट्राइट नहीं कहना, हमें नाइट्राइड कंपाउंड्स पढ़ने ही नहीं हैं। सर इथेन के बारे में कोई भी हाइड्रोजन, सर दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो दिस कार्बन इज प्राइमरी, दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन, सो दिस कार्बन इज प्राइमरी। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नन अदर कार्बन और ओनली वन अदर कार्बन, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन, एंड हियर all the hydrogen atoms are attached to the same type of primary carbon. It means that here also all the 6 hydrogen atoms are equivalent, all the 6 hydrogen atoms are same. You can replace any one of the hydrogen by nitro group. So I am selecting this hydrogen, and
दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2, बाकी कार्बन के हाइड्रोजन जैसे के वैसे रखोगे। सिंस NO2 इज प्रेजेंट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी इनिशिएटेड बाय नाइट्रो, एंड 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, सो इथेन इज द पेरेंट कंपाउंड, सो नेम इज नाइट्रोइथेन। वैसे ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से, 3 कार्बन वाला अल्केन लेता हूँ और 3 कार्बन वाला अल्केन, मतलब R के जगह पर 3 कार्बन रख दो, H जैसे के वैसे ही, और जब तक कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बनते तब तक आप हाइड्रोजन अटैच करोगे, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेन। सो नाउ हियर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। This carbon is directly attached to only one other carbon, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इनडायरेक्टली 2 से। डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो 1। सो दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, सो दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 अदर कार्बन, सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अदर कार्बन, ये जो कार्बन है जो बीच में लिखे हो आपने, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अदर कार्बन, this is secondary carbon. So remember that primary carbon is that carbon which is directly attached to none other carbon or only one other carbon, that is called as primary carbon, whereas the carbon which is directly attached to two other carbon, that is called as secondary carbon. So definitely sir, primary carbon के हाइड्रोजन और secondary carbon के हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेगा। सर ये कार्बन पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन सेम है। यू कैन रिप्लेस एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो नाइट्रो ग्रुप से। सो वी विल गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड CH3, बीच वाले कार्बन को हाथ नहीं लगाना है, CH2 एंड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2। सर ये कंपाउंड बन गया। सर इफ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन सो बाय नाइट्रो ग्रुप, देन वी विल गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड एंड कंपाउंड विल बी वेयर नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। नीचे लिखो या ऊपर, बात एक ही है। तो ये बन गया सेकेंड कंपाउंड। सर ये भी नाइट्रो, पेरेंट कंपाउंड वाज प्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। ये भी वैसे ही नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, सो नेम शुड बी इनिशिएटेड बाय नाइट्रो। 3 कार्बन रहने वाला पेरेंट अल्केन था प्रोपेन, सो नाइट्रोप्रोपेन। बट हियर द नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन एंड नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन। सो पहले कार्बन पर NO2 लगा है 1 नाइट्रोप्रोपेन, दूसरे कार्बन पर लगा है 2 नाइट्रोप्रोपेन। वैसे आप ब्यूटेन ले लो, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने बन सकते हैं। मैं फिर से ब्यूटेन वाला यदि एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो ये हो गया 4 कार्बन लिखा मैंने, ब्रांच चेन, हाइड्रोजन अटैच किया। और सर ब्यूटेन ये है आइसोब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन का ये जो कार्बन है इसको आप टर्शरी कार्बन कहोगे, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अदर कार्बन। सो टर्शरी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल कर यदि NO2 लगाते हो, सो दिस इज अ टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड। मतलब नाइट्रो कंपाउंड 3 प्रकार के रहेंगे, नाइट्रो अल्केन 3 प्रकार के रहेंगे, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, tertiary nitroalkane. Primary nitroalkane are those nitroalkane where nitro group is directly attached to the primary carbon. Secondary nitroalkane, these where the nitro group is directly attached to the secondary carbon, and tertiary nitroalkane are the nitroalkane where nitro group is directly attached to the tertiary carbon. So nitroalkane के भी आप 3 प्रकार लिख सकते हो, primary nitro compounds, secondary nitro compounds, टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड। प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड के 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा मैंने, सेकेंडरी का एक ही लिखा, टर्शरी का एक ही लिखा, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। नाउ एज नेम, एज द कंपाउंड कंटेन NO2, सो नेम शुड स्टार्ट विथ नाइट्रो। और पूरे कार्बन नहीं काउंट करना आप लोगों को, जब भी IUPAC नेम लिखते हो
तो आपको पूरे कार्बन नहीं काउंट हो करना होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में 3 ही कार्बन हैं, सो नाइट्रोप्रोपेन। लेकिन कौन से कार्बन पर NO2 लगा है? लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो सेकेंड नंबर, राइट हैंड साइड से देखोगे तो भी सेकेंड नंबर, सो 2 नाइट्रोप्रोपेन। बट हियर द ब्रांच इज प्रेजेंट, सो CH3 मतलब मिथिल, और वो भी लगा है दूसरे कार्बन पर, सो 2 मिथिल 2 नाइट्रोप्रोपेन। ऐसे हम लोग पूरा का पूरा एक वीडियो सिर्फ नॉमेनक्लेचर के ऊपर लिख सकते हैं, बट दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जितने एग्जाम्पल हमारे काम के हैं उतने एग्जाम्पल का हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर किया है। नाइट्रोकल अल्केन्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी nitro group is attached to the primary carbon, secondary nitro group is directly attached to the secondary carbon, tertiary nitro group is directly attached to the tertiary carbon। तो ये हो गया सर नाइट्रो अल्केन्स के बारे में। नाइट्रो अल्केन्स के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के तरफ अगर चलते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कुछ बातें याद रख सकते हैं कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है नाइट्रो अल्केन्स की। सबसे पहले तो नाइट्रो अल्केन जो है ये कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस ऑयली लिक्विड्स विथ प्लीजेंट स्मेल, या स्वीट स्मेलिंग भी कहते हैं आप लोग, विथ स्वीट स्मेलिंग। सर उसके बाद में अगर देखते हैं आप लोग तो उनके में डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, ये मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल भी वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका निगेटिव उसके पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा। डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है, सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंस दे आर लिक्विड डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में यदि हम देखते हैं सो दे आर नॉट कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, एंड दैट्स व्हाई दीज आर लेस सोलुबल इन वाटर। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में कोई आपको नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन हमें ना उसके इंफॉर्मेशन रखना होगा अगर हम लोग नाइट्रो अल्केन्स पढ़ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, difference between nitrite compound and nitro compounds. After that we have discussed about nitroalkanes, types of nitroalkanes, nomenclature और कुछ physical properties हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। Now नाइट्रोअल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मुझे पढ़ना है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब ये जो नाइट्रोअल्केन है इसको लेबोरेटरी में कैसे तैयार करोगे। हाउ विल यू सिंथेसाइज नाइट्रोअल्केन लाइक नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन या फिर 2 मिथिल 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये नाइट्रोअल्केन को लेबोरेटरी में कैसे क्या सिंथेसाइज करते हो, ऐसे ढेर सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी जिससे हम नाइट्रोअल्केन तैयार कर सकते हैं। लेकिन जितनी हमारे सिलेबस में है उतनी ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, बाय नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। सो अल्केन का नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन का मतलब होता है द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, सो दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। किसका करना है? अल्केन का। एज आई हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड कि अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला RH, वेयर R इज 1 कार्बन तो मीथेन बन जाएगा, 2 कार्बन रखोगे इथेन बन जाएगा, 3 कार्बन रखोगे प्रोपेन बनेगा, 4 कार्बन रखोगे ब्यूटेन बनेगा। तो सर इस तरीके से ये अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा मैंने। और ये नाइट्रेशन करना है, इट मीन्स वी हैव टू रिमूव दिस हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। मुझे अल्केन का हाइड्रोजन निकालना है और हाइड्रोजन निकालकर नाइट्रो ग्रुप लगाना है, मतलब नाइट्रेशन करना है। सो उसके लिए मुझे कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की मदद लेनी पड़ेगी। सो HONO2, नाइट्रिक एसिड को लिखते कैसे आप? HNO3। तो मैं उसे लिखने का तरीका बदल दिया है, HONO2 मतलब HNO3। सो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
and these concentrated nitric acid and alkane on heating। तो ये दो तरीके से नाइट्रेशन करते हैं हम लोग, एक को वेपर फेज नाइट्रेशन कहा जाता है और दूसरे को लिक्विड फेज नाइट्रेशन कहा जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड की बजाय हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं। फ्यूमिंग और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को जनरली हम लोग समान समझते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसमें 98% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में आसपास 84% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और फ्यूमिंग में थोड़ा सा ऐड करते हम लोग डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जिसको मैं इन शॉर्ट लिखता हूं NO2। सो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जब आप लोग लोगे तो आपको टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है, और यदि आप फ्यूमिंग न लेते हुए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर लेते हो तो टेम्परेचर आपको लेना होता है आसपास, ये डिग्री सेल्सियस में है, आसपास 673 केल्विन हो गया ये। जबकि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हो तो ऐसे केसेस में आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, रिएक्शन को अंडर प्रेशर करना पड़ता है। लेकिन वो लिक्विड फेज नाइट्रेशन में ढेर सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ऐसी कि उसमें पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स मिलते हैं, इसलिए हम प्रिफर करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। वैसे अभी आप लोग एग्जाम में कॉन्सेंट्रेटेड लिखोगे या फ्यूमिंग लिखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर यू हैव टू कीप हियर नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस। सो हियर आई राइट 400 टू 700 डिग्री सेल्सियस। सर इतने टेम्परेचर पर तो सर डेफिनेटली नाइट्रिक एसिड जो लिक्विड स्टेट में था वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा, फ्यूम्स बाहर निकलना शुरू करेंगे। सो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सो अल्केन on heating with concentrated nitric acid or fuming nitric acid at about 400 to 700 degree Celsius, so what will happen? So alkane का हाइड्रोजन और concentrated nitric acid का OH बाहर निकल जाएगा। So water will get removed as a side product and now R के साथ में अब तक लगा हुआ था H और ये तो भी बाहर निकल चुका है, तो R के साथ में कौन अटैच हो जाएगा? R के साथ NO2 अटैच होगा, और R के साथ जब NO2 अटैच होता है तो आप उसे कहते हो नाइट्रो अल्केन। तो ये सर जो रिएक्शन है इसको मैं कहूँगा जनरल रिएक्शन। और ये जो जनरल रिएक्शन है तो ये जनरल रिएक्शन जो है ये कोई आपको एग्जाम में पूछता नहीं है। सो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लोअर जो अल्केन होते हैं, लोअर अल्केन अप टू हेक्सेन, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ऐसे लोअर अल्केन के लिए आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज करते हो, 400 से 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो, मतलब वेपर फेज नाइट्रेशन प्रीफर करते हैं। लेकिन 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन रहते हैं जैसे हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, तो ऐसे समय में आप लिक्विड फेज नाइट्रेशन करते हो। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आप अंडर हाई प्रेशर कम टेम्परेचर पर हीट करते हो, लेकिन लिक्विड फेज नाइट्रेशन में पॉली नाइट्रो कंपाउंड मिलने की संभावना रहती है, इसलिए हम वेपर फेज नाइट्रेशन को प्रीफर करते हैं। सो नाइट्रेशन का मतलब अ केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ अल्केन में कार्बन के साथ कौन लगा था? हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन के साथ कौन लगा है? NO2, मतलब हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ alkane is replaced by nitro group, so that is called as nitration of alkane। ये जनरल रिएक्शन हुई। अब मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल बनाते जाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हम लोग अब तक कह रहे थे कि जनरल एग्जाम्पल से आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल बना सकते हो। R के जगह पर एक कार्बन रख दो और बचे हुए जैसे कि वैसे हाइड्रोजन लिखो, तो ये बन जाता है एक कार्बन वाला अल्केन, जिसको हम क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे। बाकी तो एज इट इज है HONO2 concentrated nitric acid and we have to heat it about 400 to 700 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर भी वही होगा, जब भी
आपने हाइड्रोजन निकाले थे OH के साथ, मतलब बाहर क्या निकलेगा H2O, और H2O जब बाहर निकलेगा तो अब आपके पास में प्रोडक्ट रहना चाहिए R के जगह पर एक कार्बन और हाइड्रोजन एज इट इज, और अब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, कौन आएगा उसके जगह पर NO2, तो ये बन जाता है नाइट्रोमीथेन। तो सर ये नाइट्रोमीथेन तैयार किए। सो मीथेन ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट अबाउट 400 to 700 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स नाइट्रोमीथेन। अब मैं एग्जाम्पल बनाते जाता हूं। एग्जाम्पल 2, सर अब एक काम करो, आप R के जगह पर 2 कार्बन लिख दो, R के जगह पर 2 कार्बन, हाइड्रोजन एज इट इज, रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ये बन गया 2 कार्बन वाला अल्केन जिसका नाम होता है इथेन। और इथेन को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट जब करोगे, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी आप लोग कह सकते हो, 400 to 700 डिग्री सेल्सियस, सो एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बिकॉज बोथ द कार्बन आर प्राइमरी। सो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा OH के साथ, कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो, H2O बाहर निकला, और H2O बाहर निकलने के बाद अब आपको कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 and this carbon is attached with now NO2 नाइट्रोइथेन। सो ऐसे ढेर सारे मैं पर्टिकुलर एग्जांपल बना सकता हूँ। ये रिएक्शन की थ्योरी क्या रहेगी, इथेन ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट अबाउट 400 to 700 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स नाइट्रोइथेन। उसके बाद में अगर मैं फिर से हायर मेंबर लेता हूँ, मतलब एग्जाम्पल 3, और अब एक नहीं सर 2 नहीं, R के जगह पर 3 कार्बन रखेंगे, 1 2 3, और ये 3 कार्बन हम लोग वाला अल्केन लिए है प्रोपेन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोपेन में 2 प्रकार के कार्बन हैं, 2 प्राइमरी कार्बन हैं और 2 कार्बन पर लगे हुए ये हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, और ये जो कार्बन है ये कौन सा है, सेकेंडरी है। तो सर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक तो जब आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट करोगे एट अबाउट 400 to 700 डिग्री सेल्सियस, पॉसिबिलिटी क्या क्या है सर, प्राइमरी कार्बन का कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल दो OH के साथ, तो बाहर क्या निकल जाएगा अभी H2O, और कंपाउंड क्या मिलेगा CH3 CH2, और अब प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल कर आपने NO2 लगाया, साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकला H2O, तो ये हो गया 1 नाइट्रोप्रोपेन एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड। सर जैसे रिएक्शन प्राइमरी कार्बन के साथ हो सकती थी, क्या वैसे ही रिएक्शन सेकेंडरी कार्बन पर हो सकती थी, मैं कहूंगा यस। सेकेंडरी कार्बन का सेकेंड बार क्या होगा, फिर दूसरा प्रोपेन, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अब सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन और OH निकालो, मतलब H2O बाहर निकला, और अब आपको फिर से मिल रहा है कंपाउंड CH3 CH3, और NO2 कौन से कार्बन पर आ गया अभी, सेकेंडरी कार्बन पर, क्या नाम रहेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। सो सर जब आप 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन लेते हो तो आपको ऐसे आइसोमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी, आइसोमर्स का मतलब एटम्स की संख्या समान है, बस फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्राइमरी कार्बन पर है, फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी। सर ये हायर अल्केन की केस में फिर से एक पॉसिबिलिटी ऐसे होती है कि नाइट्रेशन तो होगा ही, हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय nitro group to obtain 1 nitropropane and 2 nitropropane, but along with this substitution का मतलब कोई एटम निकल रहा है उसके जगह पर कोई तो भी नया एटम या नया ग्रुप आ रहा है। So along with this substitution
द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड मे ऑल्सो टेक्स प्लेस इन केस ऑफ हायर अल्केन। मतलब दो से ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन जैसे प्रोपेन ब्यूटेन अगर लेते हो तो सब्सटीट्यूशन की ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ही, लेकिन साथ साथ हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ही टूट जाए। सो अलॉन्ग विद द सब्सटीट्यूशन देयर विल बी अ क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस and we can get such type of product CH3 CH2 क्लीवेज हो गया, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 4। दूसरी ओर कौन बचा CH3 और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री। सो डेफिनेटली दिस फ्री वैलेंसीज विल गेट रिप्लेस्ड बाय NO2। तो यहाँ बैलेंस वगैरह करने के हम लोग फिराक में नहीं हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, नाइट्रो इथेन भी मिल रहा है और वैसे ही नाइट्रो प्रोपेन भी मिल रहा है, सॉरी नाइट्रो मीथेन भी मिल रहा है। तो ये ऐसे में ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर थ्योरी क्या लिखोगे, प्रोपेन ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट अबाउट 400 to 700 डिग्री सेल्सियस it gives a mixture of 1 nitropropane, 2 nitropropane, nitroethane and nitromethane। तो ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। सर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, नाइट्रेशन ऑफ मीथेन इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों डिफिकल्ट प्रोसेस? सर NO2 आता है NO2 प्लस के फॉर्म में, तो ये अगर NO2 प्लस के फॉर्म में आता है तो कार्बन के ऊपर आना चाहता है वो, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए, निगेटिव चार्ज। लेकिन ये कार्बन पर लगे हुए जो हाइड्रोजन हैं ना ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मतलब कार्बन के ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है वो बहुत कम है और NO2 का अटैक पॉसिबल नहीं रहता। नाइट्रेशन ऑफ मीथेन इज नॉट पॉसिबल, जबकि कुछ किताबों में दिया है मीथेन का नाइट्रेशन, बट दिस इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट प्रोसेस नाइट्रेशन ऑफ मीथेन सिंस द कार्बन डू नॉट attached with any electron donating group, the negative charge present on the carbon is not sufficient to attack with the nitronium ion, so that's why nitration of methane is not possible। इथेन में क्या है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहता है NO2 प्लस, तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए, निगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा ये कार्बन के ऊपर, बिकॉज दिस कार्बन इज रिएक्शन सेंटर, उतनी तेजी से NO2 प्लस अटैक करेगा। तो ये कार्बन का निगेटिव चार्ज कैसे बढ़ता है, तो ये कार्बन पर अटैच कौन है, CH3 एंड अल्कील ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे रहने से कार्बन का निगेटिव चार्ज ये कंसिडरेबल हो जाता है और इसीलिए नाइट्रेशन ऑफ इथेन इज फिजिबल प्रोसेस। प्रोपेन का नाइट्रेशन भी फिजिबल है, लेकिन सर यहाँ पर वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, सो प्रैक्टिकली ये भी एक कमर्शियल या कन्वीनियंट मेथड नहीं होती नाइट्रो अल्केन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो मुझे अगर इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रह सकता है। तरीका नंबर 1, हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रो इथेन फ्रॉम इथेन। मैं क्वेश्चन को बार बार सामने वाले वीडियोस में नहीं बताऊंगा कि कोई केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सर तरीका नंबर 1, हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रो इथेन फ्रॉम इथेन, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन इनटू नाइट्रो इथेन, या तीसरी पॉसिबिलिटी, व्हाट हैपन्स व्हेन इथेन इज heated with concentrated और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सो ये रहेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्वेश्चन कोई भी तरीके से पूछे, आंसर मुझे एक ही तरीके से लिखना है, केमिकल रिएक्शन, सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसका नाम, मेन प्रोडक्ट जिसके लिए रिएक्शन कर रहे हैं उसका नाम, और थ्योरी इथेन ऑन हीटिंग विथ, हीट कर रहे हो इथेन ऑन हीटिंग विथ concentrated nitric acid at about 400 to 700 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स नाइट्रोइथेन। सो इस तरीके से आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन का आंसर लिखना है। दो वी आर गोइंग थ्रू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऐसे ढेर सारी केमिकल रिएक्शन रहेगी और ये ढेर सारी केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो पॉसिबिलिटी बताया। आंसर कैसे लिखना है ये एक पॉसिबिलिटी बताया।
यहाँ पर मैं रुकूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। सो थैंक यू सो मच।